ये देखिए, हम लोगों ने कल बात की थी कि सर्कुलर मोशन के लिए अगर कोई पार्टिकल या बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है मास टाइम्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो वी स्क्वायर बाई आर है। मतलब अल्टीमेटली सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एम वी स्क्वायर बाई आर रिक्वायर्ड है, और एम ओमेगा स्क्वायर आर इसके इक्वल होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए एक दो क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। आज डायनामिक्स में मेरा टारगेट है कि डायनामिक्स आज कंप्लीट कर दूं, और फिर सर्कुलर मोशन का वर्क पर एनर्जी से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। तुम्हारे पार्ट पर काम रहता है क्योंकि सर्कुलर मोशन भी करोगे, उसके बाद डीसी पॉइंटर से करोगे, उसके बाद एलन से करोगे, तो तुम थोड़ा स्पीड अप करो। एक दो पहले क्वेश्चन करते हैं डायनामिक्स पर जाने से पहले। A ball of mass m moving with speed v against a smooth fixed vertical circular groove. तुम उसको ऐसे देख सकते हो। ये ग्रूव है मतलब वर्टिकल है, ये ना, ये साइड जो है वर्टिकल है। ये इसमें एक पार्टिकल है वो ई सर्कुलर है, सर्कुलर ग्रूव। जो ग्रूव की सरफेस है, इसकी सरफेस हम बोलेंगे ये वर्टिकल सरफेस है। ये बॉल है और मास m या पार्टिकल ऑफ मास m, ये इसको इस सर्कुलर ग्रूव के अलोंग रोटेट करना है with some constant speed v suppose। कांस्टेंट स्पीड v, मास m है, कांस्टेंट स्पीड v है। तुम समझ रहे हो बॉल का कांटेक्ट विद ग्रूव किस तरह से है। मुझे पता करना है कि रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो तुम्हें पता है एम वी स्क्वायर बाई आर इज, कौन देता है ये, तुम मुझे ये बताओ कि देख करके, इज प्रोवाइडेड बाय, बताओ कौन देगा, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर कौन है जो हेल्प करेगा। नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट। नॉर्मल कहाँ से आएगा। सरफेस के ग्रूव के सरफेस के कांटेक्ट में तो नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब अलोंग हॉरिजेंटल। तो ग्रूव सरफेस वर्टिकल है, मैंने लिखा है सर्कुलर ग्रूव है, वर्टिकल सरफेस है, ग्रूव की सरफेस वर्टिकल है, उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर क्या होगा। हॉरिजॉन्टल। तो एक तो देखो ये फ्लोर के ऊपर है, ये बॉल जो है फ्लोर के ऊपर रखी हुई है जैसे,
शायद ऐसे ठीक दिखाई देगी। तो बॉल के दो कॉन्टेक्ट हैं, एक तो ग्राउंड के साथ, एक ग्राउंड है, और एक ग्रूव की सरफेस ये है, ये ग्रूव की सरफेस है। नॉर्मल रिएक्शन किससे मिलेगा इसको? रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स एम स्क्वायर बाई आर इज प्रोवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन, कहां से? फ्रॉम कहां से? नॉर्मल रिएक्शन। देखो इसका इसका बॉल का कॉन्टेक्ट दो जगह पर है, ये ग्रूव सरफेस है, वर्टिकल ग्रूव सरफेस अगर हम देखें तो ये ग्रूव सरफेस है, ये ग्राउंड है। तो ग्राउंड से, ग्राउंड और ग्रूव सरफेस में से कौन इसको नॉर्मल रिएक्शन देगा जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? मेरा क्वेश्चन ये है। सरफेस। ग्रूव सरफेस इसको नॉर्मल रिएक्शन देगा, एम जी डाउनवर्ड, नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड, और ग्रूव सरफेस जो है वो यहाँ पर है, ये ग्रूव सरफेस है, इसे कॉन्टैक्ट में जिसके अंदर एक घूमती रहती है। यहां से एक इसको फोर्स मिलेगा, यहाँ से एन फ्रॉम ग्रूव सरफेस, एन ही मान लेते हैं। तो वर्टिकल में कोई मोशन नहीं है इसका, वर्टिकल में कोई मोशन नहीं, तो लिखोगे नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड इज इक्वल टू एम जी, फर्स्ट इक्वेशन, एंड नॉर्मल फ्रॉम ग्रूव सरफेस, बताओगे कितना होगा? नॉर्मल फ्रॉम ग्रूव सरफेस बताओगे कितना होगा? इसका मोशन कुछ, इसका मोशन कुछ इस तरह का है, ये सेंटर है। अब पार्टिकल सर्कल में घूमता है ना, इसका मतलब टुवर्ड्स द सेंटर नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल मस्ट बी इक्वल टू कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? और यहाँ पर एक ही फोर्स है, एन है सिर्फ यहाँ पर, इसका मतलब ये एन ही एम वी स्क्वायर बाय आर देता है, ये एन ही एम वी स्क्वायर बाय आर देता है। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्रूव सरफेस एंड नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड, दोनों का अलग अलग नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक, इसमें ये कैलकुलेट कर रहा था नॉर्मल रिएक्शन बताओ, है ना? तो तुम देख रहे हो सेंट्रिपिटल फोर्स हमेशा आएगा टुवर्ड्स द सेंटर, नेट फोर्स देखो कितना है, वो तुम्हें हमेशा हेल्प करेगा रोटेट करने में। एक और देखते हैं, एक सर्कुलर टेबल है, ये टेबल है सर्कुलर, ये कोई स्टैंड है इसका, और ये सेंटर तक, और ये टेबल ना ऐसे रोटेट करती है ओमेगा, टेबल इस तरह से रोटेट करती है ओमेगा एक्स, ओमेगा इसकी एंगुलर स्पीड है, रेडियस इसका आर है, यहाँ एक बॉक्स या पार्टिकल रखा हुआ है एट द एज, एज पर रखा हुआ है, यहाँ पर किनारे पर, यहाँ पर, इसका मास है एम, और ओमेगा से घूमता है। तो कैलकुलेट करना है तुम्हें, कैलकुलेट फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, कैलकुलेट फ्रिक्शन फोर्स। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, तो जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। कैलकुलेट फ्रिक्शन फोर्स, ये गिवन है। देखो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ है स्यूडो फोर्स की, मैं उसी का यहाँ फायदा उठाना चाहूंगा। इस ब्लॉक को हटा दो, इस ब्लॉक को जो रखा हुआ ये नहीं है, तुम क्या करो, इस टेबल, टेबल को देखो, टेबल ना रोटेटिंग है, रोटेटिंग बॉडी मतलब एक्सेलरेशन जरूर होगा, हमने कल बात की थी, अगर कोई सी सर्कुलर मोशन में है तो उसका एक्सेलरेशन जरूर होता है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक्सेलरेशन ना हो, उसका एक्सेलरेशन जरूर होगा। इसका मतलब जो रोटेटिंग टेबल है
इस पार्टिकल की बात तो, ये बॉक्स की बात तो बाद में कर लेंगे। इस रोटेटिंग टेबल का एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ दिस रोटेटिंग टेबल तुम बताओगे मुझे कितना होगा? एक्सेलरेशन ऑफ कांस्टेंट ओमेगा है, ओमेगा कांस्टेंट है। कल तो ये बताओ कौन सा एक्सेलरेशन होगा इस रोटेटिंग टेबल के पास, और कौन सा एक्सेलरेशन है कौन सा नहीं है, सारी बातें बताओ। रोटेटिंग टेबल ओमेगा स्क्वायर आर। इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, और सब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तीनों में से कौन से हैं और कौन से नहीं, सब बताना है तुम लोगों को, मेरी सब बताओ। कांस्टेंट इसकी एंगुलर स्पीड है, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है। यहाँ पर सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन है, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंड दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज acceleration of rotating table, and that centimeter acceleration is equal to v square by r, या ओमेगा, तुम्हें v नहीं दिया हो तो ओमेगा, ओमेगा की टर्म्स में लिख सकते हैं, हमने कल बताया था, सारे ही होते हैं ओमेगा स्क्वायर आर। ये एक्सेलरेशन है, ठीक है ना? किस तरफ है ये डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? टुवर्ड्स द सेंटर। टुवर्ड्स द सेंटर। अब हमें पता है कि अब ये एक वो है रोटेटिंग टेबल, रोटेटिंग टेबल का एक्सेलरेशन है v स्क्वायर बाय आर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका मतलब दिस रोटेटिंग टेबल, दिस रोटेटिंग टेबल, क्या बोलना चाहता हूँ बताओगे मुझे? दिस रोटेटिंग टेबल नॉन इनर्शियल फ्रेम। इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। तुम यहाँ जाके इसको चेक करो, देखो बाहर से कर सकते हैं क्वेश्चन को, नो डाउट, पर तुम्हारी मतलब मुझे लगता है तुम्हें, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, तुम यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो, ये घूमेगा, टेबल घूमेगी, तुम भी घूमोगे, और ये ब्लॉक भी घूमेगा। तो ये ब्लॉक तुम्हें क्या लगा, क्या दिखाई देगा, रेस्ट पर या मोशन में? टेबल से देखोगे तो रेस्ट पर या मोशन में? रेस्ट। तो इसको ये जो है, ये ऑब्जर्वर को लिए ये रेस्ट पर है, पर क्योंकि तुम ये ऑब्जर्वर जो है नॉन इनिशियल फ्रेम में है, इसका मतलब जिसको ये ऑब्जर्व करता है, इस बॉक्स के ऊपर एक क्या लगेगा, क्या लगेगा इसके ऊपर? स्यूडो फोर्स। किस तरह? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसका है टुवर्ड्स द सेंटर, ये सेंटर की तरफ है, ये सेंटर इधर है, ये सेंटर यहाँ पर है, ये सेंटर है, इधर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। स्यूडो फोर्स एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। कितना मास इस बॉक्स का, और एक्सेलरेशन फ्रेम का, रोटेटिंग टेबल का, मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ, और रोटेटिंग टेबल इज नॉन इनिशियल फ्रेम, तो उसके ऊपर स्यूडो फोर्स लगेगा, और ये स्यूडो फोर्स सेंटर सर्कुलर मोशन में जो स्यूडो फोर्स लगता है, मैं इसको अलग से इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि ये पता नहीं क्या है, इसका नाम पता है क्या होता है? स्यूडो फोर्स नहीं बोलोगे आज के बाद तुम। इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन द स्यूडो फोर्स इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पता लगा सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल में क्या डिफरेंस है? सेंट्रीफ्यूगल, actually the centrifugal force is pseudo force. When you are observing an object or particle from a rotating body like this rotating table, then a particle will experience a pseudo force, and that pseudo force, because you are observing the object or particle from a rotating from, it means that pseudo force in that case is known as centrifugal force. तुम्हें पता है ये किस पर रहेगा, रेस्ट में रहेगा, मोशन में रहेगा? तुम्हें पता है किस बात का कि ये रेस्ट पे रहेगा, ये रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर, ऑब्जर्वर को ये रेस्ट पर दिखाई देता है, फिर कौन आएगा यहाँ पर? अब इसकी जो टेंडेंसी टू मूव है, इस ऑब्जर्वर को जो दिखाई देता है ये रेस्ट पर है, उसके ऊपर एक फोर्स इधर है, हमें पता है कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो फिर फ्रिक्शन फोर्स किस साइड लगेगा?
तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है? सेंटर। टुवर्ड्स द सेंटर। और क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब F इज इक्वल टू एम ए सी, एम वी स्क्वेयर बाई आर। ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स है। इसलिए मैंने कहा था कि म्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, म्यू चाहिए ही नहीं हम लोगों को। रोटेटिंग फ्रेम जब भी आए उसमें जाके बैठ जाओ, एक्सेलरेटिंग बॉडी जब भी आए उसमें जाके बैठ जाओ, देख लो उसमें, यहाँ जाके देखो कि एक्चुअली ऑब्जर्वर के साथ हो, ऑब्जेक्ट के साथ हो क्या रहा है। समझ में आया क्या? यस सर। एमजी और नॉर्मल रिएक्शन भी मैंने मतलब शो नहीं किए, मेंशन नहीं किए, ऐसा मतलब ये नहीं कि नहीं है, मार्क कर देता हूँ मैं, है ना। एफबीडी तो ठीक दिखाई देगा कम से कम, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ी हम लोगों को। एमजी डाउनवर्ड होगा सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल, तो जरूरत पड़े तो एन इक्वल्स टू। एक मिनट रुकना है ना, एक मिनट में आता हूँ मैं, एक मिनट रुकना है। हाँ जी, इस क्वेश्चन समझ में आया क्या? आगे चलें? यस सर। एक और देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, ताकि तुम्हें थोड़ा आइडिया हो कि हम आज करने क्या वाले हैं। और कंसेप्ट अगर बिल्ड हो जाए तो फिर सिर्फ मैथमेटिकल रह जाती है फिजिक्स। और मैथमेटिक्स तो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, तुम टेंथ में सब 95, 99, 90, और शायद 13 स्टूडेंट्स तो धारणा में 100 मार्क्स लेके आए ना आउट ऑफ 100। तो मान के चलता हूँ कि मैथमेटिकल तुम स्ट्रॉन्ग हो सारे ही बच्चे, बस थोड़ी से कंसेप्ट पता लग जाए तुम्हें, मैथमेटिक्स तो कर ही लोगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। एक कोई कन्वेक्स ब्रिज, एक कॉन्वेक्स ब्रिज है, कॉन्वेक्स ब्रिज, कॉन्वेक्स ब्रिज मतलब इस तरह का कोई ब्रिज बना हुआ है, ये पिलर्स मान लेते हैं, ऐसे कोई पिलर्स हैं, इसके ऊपर ये ब्रिज है। कार ऑफ मास एम मूविंग ओवर एक कॉन्वेक्स ब्रिज, इसके ऊपर कार मूव करती है, और वो कार जो है, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द कार व्हेन इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट। जब कार यहाँ पर है, ये कार है हमारी, सपोज ये कार है ऑफ मास एम, इसकी स्पीड कुछ है v। इस टाइम तुम्हें नॉर्मल रिएक्शन बता रहे हैं, इस टाइम तुम्हें नॉर्मल रिएक्शन, सेंटर कहीं होगा, सेंटर यहाँ मैं मार्क कर दो, सेंटर ऑफ रेडियस आर, आर गिवन है तुम्हारा, ये रेडियस आर हो गया। अभी सर्कल में घूम रही है कि नहीं घूम रही है? ओवर ब्रिज के ऊपर जब ये होती है गाड़ी, तो सर्कल, सर्कुलर पाथ है, ये देखो पाथ जो सर्कुलर है, ये सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है, तो उसके ऊपर देखो क्या क्या फोर्स लगेंगे। एक तो लगेगा mg, एक लगेगा नॉर्मल, और तो कुछ नहीं है, फ्रिक्शन वगैरह नहीं है यहाँ पर, फ्रिक्शन के बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो मान लो कि नहीं है। अब मुझे बताओ कि कौन ऐसा है जो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स देगा इसको, कौन है यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स देने वाला, कौन है? सेंट्रीपिटल फोर्स देने वाला कौन है यहाँ पर? mg। mg। मुझे लग ही रहा था कि तुम इसी पॉइंट पर यही गलती करोगे। ये बात ठीक है कि टुवर्ड्स द सेंटर हमें एक फोर्स चाहिए होता है,
एम जी नॉर्मल रेडिएशन। देखो मैंने कहा था कि टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर, एक बार फिर से स्टेटमेंट को रिपीट कर दो, करो। मैंने क्या बोला? टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर एफ नेट मस्ट बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तुम्हें क्या लगता है सेंटर के अलोंग नेट फोर्स कितने हैं? तुम्हें क्या लगता है? टुवर्ड्स सेंटर में चाहिए, एम जी में से कुछ कम भी तो हो गया ना। along the radius, along the radius net force है, that is mg minus n. This complete mg minus n is providing mv square by r. ठीक है, सिर्फ mg नहीं, इस लाइन में जितने भी फोर्स हैं सबका सम, सब नेट फोर्स जो है वो mv स्क्वायर बाय आर देता है टुवर्ड्स द सेंटर, वो देता है। इसका मतलब n कितना हुआ? n इज mg माइनस mv स्क्वायर बाय आर। अगर ये ब्रिज कॉनकेव ब्रिज होता तो, कॉनकेव ब्रिज अगर ये होता तो, अब तुम्हें आंसर बताना है, अब तुम्हें बताना है आंसर क्या होगा। और फिर से वो बिल्कुल मिडिल में है ब्रिज के, वो यहाँ पर है, मास एम, कार है, ये सब जो भी है, उसकी वेलोसिटी वी है, और यहाँ सेंटर है। इस बार एम जी डाउनवर्ड लगेगा, नॉर्मल डायरेक्शन अपवर्ड लगेगा। अब बताओगे? रेडियस अभी भी आर है, नॉर्मल डायरेक्शन कितना होगा? इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं? सारे फोर्स अलोंग द मोशन होने चाहिए, सॉरी टेंजेंशियल और नॉर्मल के अलोंग होने चाहिए, रेडियस के अलोंग होने चाहिए, सही है सारे। नॉर्मल भी रिएक्शन रेडियस के अलोंग, एम जी भी ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसकी इक्वेशन? बताओगे क्या लिखी जाएगी? n minus mg is equal to mv square by r. n minus mg, n minus mg is equal to mv square by r. इस n is equal to mg plus mv square by r. इसको n प्राइम कर देता हूँ, ऊपर भी n लिखा था मैंने, हालांकि क्वेश्चन अलग अलग है। ऊपर देखिए कॉन्वेक्स ब्रिज जब था तो नॉर्मलेशन की वैल्यू कम थी, mg माइनस mv स्क्वायर बाय r, और कॉनकेव ब्रिज जब है तो नॉर्मलेशन ज्यादा है। देख रहे हो तुम लोग? चलो और आगे चलते हैं। एक होता है कॉनिकल पेंडुलम, उसकी बात कर लेते हैं साथ साथ, वहां से क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है, छोटा सा टॉपिक है। कॉनिकल पेंडुलम से पहले देख लो कॉनिकल पेंडुलम होता क्या है। कॉनिकल पेंडुलम, ये स्ट्रिंग है, एंगल थीटा, यहाँ ये हिंज पॉइंट है, कहीं से फिक्स किया हुआ है, और ये ऐसे घूम रहा है। शायद पिक्चर देख करके समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं घुमा कैसे रहा हूँ उसको। हॉरिजॉन्टल सर्कल में रिवॉल्व करता है ये पेंडुलम जो है, वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में है। सही, तो ठीक है फिर। ये ऐसे घूमते हैं, एंगल कोई थीटा है। मोशन समझ में आ गया इसका? इसकी इसके अगर मैं फोर्स लगाऊं सारे, तो ये है एम जी, इधर टेंशन, यहाँ ये सेंटर होगा, और ये इसका रेडियस है। हाँ, बताओगे मुझे क्या इसकी डायनेमिक्स हो, कौन से कंपोनेंट रिजॉल्व करने चाहिए मुझे, कौन से नहीं करने चाहिए, क्या इसकी डायनेमिकल इक्वेशन होगी, डायनेमिक्स इक्वेशन क्या होगी इसकी, बताओगे जरा? एंगल थीटा है। हाँ जी,
T sin theta is equal to mv square by r. सारे फोर्स रेडियस के अलोंग, इस लाइन के अलोंग होनी चाहिए, रेडियस के अलोंग सारे फोर्स, या फिर इसके परपेंडिकुलर। पहली बात तो ये है। तो एम जी तो ठीक है, एम जी ठीक है, टी के साथ प्रॉब्लम है। ये एंगल थीटा है तो टी के कंपोनेंट बनेंगे टी कॉस थीटा एंड टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। अब तो अलोंग द रेडियस देखें टुवर्ड्स द सेंटर, नेट फोर्स लिखना है हम लोगों को, टी साइन थीटा इज द ओनली फोर्स। इट मींस दिस टी साइन थीटा इज प्रोवाइडिंग एम वी स्क्वायर बाय आर। कोई तो दे ही रहा होगा, तो ये टी साइन थीटा दे रहा है, और टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा तुम्हें एम जी दे रहे हैं। अब जो कुछ पूछा जाए पूछ लो, कैंसिल कर दो तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड कर दें तो टेंजेंट थीटा यहाँ से आ सकता है, वी यहाँ से आ सकता है, सब कुछ आ सकता है। ये डायनेमिकल इक्वेशन है। अब क्या तुम्हें गिवन है, क्या तुम्हें कैलकुलेट करना है, वो अपना देख लो। अगर देख यहाँ से अगर हम डिवाइड कर दें इसको, तो ये हमें दिखाई देता है टेंजेंट थीटा इज वी स्क्वायर बाय आर। इसका मतलब स्पीड ऑफ, या इसकी लीनियर स्पीड जो है, टेंजेंशियल वेलोसिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज आर जी टेंजेंट थीटा। ठीक है। और कभी हो सकता है तुम्हें ये गिवन हो थीटा, टेंशन कभी निकालना हो, तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, दोनों का स्क्वायर करके टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इस टी स्क्वायर, तो टी कितना रहेगा, रूट ऑफ एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वी पावर 4 बाई आर स्क्वायर। स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो टेंशन आ जाएगी, डिवाइड कर देंगे वेलोसिटी आ जाएगी, थीटा आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं हम लोग, हैं चलें आगे। Yes, sir. अब क्वेश्चंस में मतलब बेसिकली तुम्हें आइडिया हो गया है कि तुम्हें करना क्या है ना। सबसे पहले हम लोग एक टर्न लेते हैं, जैसे कल हमने किया था, टर्निंग ऑफ ए व्हीकल ऑन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड। कल हमने रोड को बैंक कर लिया था डायरेक्ट, टर्निंग ऑफ ए व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड। A car moving on a flat horizontal road ये देखिए, ये फ्लैट है बिल्कुल, आज ना बैंक नहीं किया हुआ, दोनों जो इसके एज हैं रोड के वो सेम लेवल पर है, बैंक नहीं किया हुआ, ये रोड है। और कोई व्हीकल यहाँ से टर्न लेना चाहता है, ये तुम्हारा सपोज ये तुम्हारा व्हीकल है, ऐसे बना देते हैं ताकि तुम्हें लगे कि हाँ ये सच में कुछ है, क्योंकि ऐसा नॉर्मल रेशन और एमजी को देखने में प्रॉब्लम आएगी, वरना तुम लोगों को सपोज ये बस है तुम्हारी स्कूल बस, तो ऐसी दिखाई देगी तुम्हें, ये सब है, इसको टर्न लेने। तो देखो एमजी, एमजी तो होगा वर्टिकल डाउनवर्ड, मतलब इसका ऐसे ऐसे हम मार्क कर सकते हैं एमजी को, तो एमजी तो ऊपर से आ रहा होगा, तो वर्टिकल डाउनवर्ड जाएगा एमजी। तो ये हमारा हो गया एमजी। नॉर्मल की बात करें तो ग्राउंड से मिल रहा होगा इसको, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो नॉर्मल किस तरफ मिलेगा, नॉर्मल बताओगे जरा, नॉर्मल, नॉर्मल वर्टिकल अपवर्ड होगा, ऐसे जो ग्राउंड से मिलेगा इसको, एमजी वर्टिकल डाउनवर्ड, नॉर्मल वर्टिकल अपवर्ड। फ्रिक्शन कोफिशिएंट है यहाँ पर, फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज म्यू, और उसको लेना है टर्न, बताओगे कौन हेल्प करेगा, ये सेंटर है, कौन हेल्प करेगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आएगा यहाँ पर। अगर टर्न करे, अगर हम ये स्पीड इसकी है तो देखो फ्रिक्शन क्यों आएगा और किधर आएगा, थोड़ा सा आइडिया मैं तुम्हें देने की कोशिश करता हूँ। कि जब हम लोग स्कूल बस में घर जाते हैं ना, और जब स्कूल बस टर्न लेती है तो हम विंडो साइड गिरने को होते हैं ना, सपोज हम टर्न ले रहे राइट साइड में, तो हम लेफ्ट साइड को गिरने को हो जाते हैं, लेफ्ट में टर्न लेंगे तो राइट साइड को गिरते हैं।
हाँ, ऐसा होता है, मतलब हम बाहर की तरफ गिरने की कोशिश करते हैं जब भी हम स्कूल बस टान लेती है। तो ये व्हीकल भी ऐसे ही करता है, ये भी ऐसे ही करता, ये भी ऐसे ही करेगा। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, कुछ भी नहीं है, तो ये बाहर की तरफ जाके गिर जाएगा। इसकी स्पीड भी है, इसकी स्पीड हम मार्क कर दें तो उसकी स्पीड जो है, इसकी स्पीड वी है, वी स्पीड से जाता है ये। तो ये टर्न नहीं ले पाएगा, ये गिरेगा। किस तरफ गिरेगा? बाहर की तरफ। बाय डिफॉल्ट जब भी कोई टर्न लेता है वो ऐसे गिरने की कोशिश करता है, बाहर की तरफ गिरेगा, इस तरफ। तुम भी ऐसे ही गिरते हो। थोड़ा सा आइडिया मैं तुम्हें देने की कोशिश, तुम्हें अगर याद आ रहा हो तो स्कूल बस में जब तुम जाते हो, बस टर्न लेती है एकदम से, तुम बाहर की तरफ गिरते हो। तो ये बस जो है इस साइड गिरेगी, और इसका मोशन इस साइड होने लग जाएगा। वो तो जा ही रहा है, वो तो चल ही रहा है, वो तो है ही, जो है वो तो है। पर टर्न के ऊपर कोई भी चीज जब टर्न लेती है ना, तो वो बाहर की तरफ गिरता है। बाहर से मेरा मतलब है सेंटर के ऑपोजिट साइड में। सेंटर की तरफ गिरे तो सर्कल के अंदर की साइड गिरेगा, और अगर सेंटर के ऑपोजिट साइड में गिरता है तो बाहर की तरफ गिरेगा। तो इसका मोशन, एक और मोशन होने लगेगा इसका। किस तरफ? इस तरफ एक मोशन, जो एरो मैंने बनाया है, इस तरफ एक मोशन होने लगता है। और इसको इसका अपोज करने के लिए फिर रिफ्लेक्शन एक्शन में आता है, वो इधर फ्रिक्शन फोर्स आता है, वो इधर आता है। देखिए, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स आता है ये। तो टुवर्ड्स द सेंटर आप देखें। अब इसकी डायनामिकल इक्वेशन लिख दो, क्या होगी इसकी डायनामिक इक्वेशन, क्या होगी बताओ? F is equal to mv square by r. This friction force is providing centripetal force, and this friction force will be equal to mu mg, mu n, sorry, mu n, mu n is mv square by r। ये क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हम देखें तो ऐसा ही होता है। नॉन इनर्शियल, सॉरी, इनर्शियल फ्रेम में हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एन की वैल्यू एम जी के इक्वल होती है। देख भी लेंगे, वर्टिकल में तो बस जाएगी नहीं, ऊपर तो उड़ेगी नहीं कि रोड छोड़ के ऊपर चली जाएगी, रहेगी तो ग्राउंड पर ही। वर्टिकल के अलावा कोई मोशन नहीं है। नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, जितना डाउनवर्ड फोर्स उतना ही अपवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स एम जी, अपवर्ड फोर्स एन है, इसका मतलब दोनों सेम है। एन इक्वल्स टू एम जी, यहाँ से हम लिख सकते हैं म्यू एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, एंड वी स्क्वायर इज mu rc, and v is रूट ऑफ म्यू आरसी। कभी ऐसा ना हो जाए कि तुम इतनी तेज टर्न ले लो कि वेलोसिटी तुम्हारे हाथ में होती है, स्पीड तुम्हारे हाथ में है, और बहुत तेज टर्न ले लो। बेचारा फ्रिक्शन तो फिक्स है ना, म्यू एन से ज्यादा कहाँ से देगा? वो तो फिक्स है, वो कहाँ से आएगा इससे ज्यादा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स है ये, इससे तो आ ही नहीं सकता। तुमने स्पीड और बढ़ा दी। तो ऐसा कहते हैं ना कि टर्न जब लो तो गाड़ी को धीरे कर देना चाहिए, इसलिए ताकि तुम्हें तुम्हारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, सेंट्रीपिटल फोर्स पूरा मिल जाए। नहीं मिलेगा तो गाड़ी स्किड करती हुई बाहर जाके गिरती है, नहीं मिलेगा तो। इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है, तो ये जो स्पीड आई है, दिस स्पीड इज मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड है ना। या हम इसको ऐसे कर सकते हैं जैसे हमने कल किया था, कि ये मैक्सिमम स्पीड है। मैं ये लिख देता हूँ, ये मैक्सिमम स्पीड की बात चल रही है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। इससे ज़्यादा स्पीड भी हम नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा करोगे तो हेल्प कौन करेगा फिर? ये मैक्सिमम स्पीड आ गई। इसका मतलब v जो है वो लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी होनी चाहिए, अदरवाइज गाड़ी स्किड करेगी, स्किड करेगी। क्लियर हुआ ये? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद बैंकिंग ऑफ रोड आया था, मैं उसको भी बता देता हूँ, है ना, इसी के साथ साथ एक बार और कल शायद हो सकता है तुम इमेजिन ना कर पाए हो कि रोड कैसे, रोड तुम्हें क्लियर है कि रोड कैसा है, देखो उसके बाद डायनेमिक्स समझ में आएगी। रोड समझ में आया था कल तुम्हें? बैंकिंग का मतलब मेरा क्या है, बैंकिंग ऑफ रोड से मेरा मतलब क्या है? Outer surface, inner surface से थोड़ा ऊपर. आउटर एज, Yes, sir. बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो ये इनर एज है, सपोज ये ऐसे टर्न हमें लेना है, या आउटर एज है।
तो उसको ना लिफ्ट किया हुआ है, इसको ये ऊपर है, तो आउटरेज ऊपर की साइड होता है। जैसे स्लोप बना होता है ना, स्लोप, वैसे ही रोड बना होता है स्लोप की तरह से एक साइड। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल तो होगा नहीं लेवल, इसका लेवल कुछ इस तरह से दिखाई देना चाहिए तुम लोगों को, ऐसे ऐसे आउटराइज ऊपर है, और इसके ऊपर जो व्हीकल है वो तुम्हें ऐसे दिखाई देगा। नॉर्मलाइजेशन सरफेस के परपेंडिकुलर होगा तो वो ऐसे है। सरफेस जो है, रोड जो है, रोड तुम्हारी सरफेस है एक तरह की, सरफेस जो है वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये एमजी है, ये नॉर्मल है। इस रोड को बैंक किया हुआ है, बैंकिंग एंगल जो है वो थीटा है। हम टर्न लेते हैं यहाँ पर, ये सेंटर हो गया, तो सारे फोर्स या तो ये रेडियस हो गया, सेंटर से जो लाइन आती है वो रेडियस होती है। सारे फोर्स या तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस रेडियस होने चाहिए या रेडियस के अलोंग होने चाहिए। तो देख लो कौन कौन सही डायरेक्शन में, कौन कौन नहीं है। शायद एमजी तो ठीक है, एमजी तो ठीक है, एमजी इज ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू द रेडियस। नॉर्मल ठीक नहीं है, ना तो वो रेडियस के अलोंग है ना नॉर्मल रेडियस के परपेंडिकुलर है। दिस एंगल इज थीटा। तो एन को इधर लेके आए तो ये एन कोस थीटा, इधर लेके जाए तो ये एन साइन थीटा। एन के कंपोनेंट बनाएंगे हम लोग, पता नहीं क्यों बनाए एन के कंपोनेंट। तो अब सेंटर की तरफ एक ही फोर्स दिखाई दे रहा है हम लोगों को, एन साइन थीटा, और ये एन साइन थीटा तुम्हें सेंटीमीटर फोर्स दे रहा है। बड़ी सिंपल सी डायनामिक्स है इसकी, बस खत्म हो गया ये। और एन कोस थीटा, अब तुम कर सकते हो, क्या पूछा गया है क्या बताना है वो सब हो सकता है। अब मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा हूँ, सोल्व तो मैंने कल भी कर दिया था, और मैथमेटिकल तुम जीनियस भी हो। मेरा यहाँ तक पहुंचने का टारगेट था एक, ये सारी बातें बताने का। एक्चुअली मेन टॉपिक अब स्टार्ट होता है। एक रोड ऐसा नहीं होता कि फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शनलेस रोड हो, ऐसा नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं होता है कि कहीं रोड बना हुआ उसको बैंक ना किया हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रोड बैंक करना भूल जाते हैं, जैसे कोई टेंडर ले लेता है, या जो रोड बनाने वाले जो ये लोग होते हैं ये भूल गए, इनका ध्यान कहीं और है, या फिर कुछ भी मतलब गलती हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि टर्न के ऊपर रोड को बैंक करना भूल जाते हैं, और रोड को बैंक करना भूल जाएंगे तो फिर उस टर्न के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? एक बचता है फ्रिक्शन फोर्स, वो दे देगा। अब फ्रिक्शन फोर्स की अपनी लिमिट है, वो थोड़ा बहुत दे सकता है बेचारा, म्यू एन के इक्वल। पर हमें तो तेज चलाने की आदत है जैसी, और हमें हमें ना एक मतलब आइडिया भी रहता है कि सब जगह पर ऐसा ही होता है कि बैंकिंग ऑफ रोड होती है। तो हमें जब हम टर्न लेते हैं तो बैंकिंग जो है ना रोड की, उसकी वजह से एक नॉर्मल का कंपोनेंट एन साइन थीटा, एन साइन थीटा जो होता है। अब कहीं भी तुम जाओगे तो रोड को बैंक किया होगा तो ये तुम्हारी हेल्प करेगा। दूसरा कौन हेल्प करता है? फ्रिक्शन फोर्स। ये दोनों मिलकर हेल्प करते हैं जब तुम टर्न लेते हो तो। पर कहीं कहीं पर ऐसा हो कि बैंक नहीं किया हुआ तो अकेला फ्रिक्शन बच जाता है। और हमें तो आदत है तेज चलाने की, हमें पता है कि बैंकिंग मिलेगी और फ्रिक्शन भी बचेगा। बाय बाय डिफॉल्ट हम इतने इंटेलिजेंट होते हैं, हमें पता होता है सब कुछ कि इतने की स्पीड पे गाड़ी निकाल लेंगे। पर कहीं ऐसा हुआ कि जो बनाने वाला जिसके पास टेंडर था या जो मैकेनिक थे वहां पर, उनको नहीं पता था या वो गलती से भूल गए, तो उस टर्न के ऊपर सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स बच जाता है। या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बैंकिंग तो ठीक है पर आज बारिश आ गई, बारिश आ गई तो रोड जो है वो स्लिपरी हो गया, स्लिपरी हो गया तो मतलब फ्रिक्शन कम हो गया। उस दिन भी तुम्हें सेंट्रीपिटल फोर्स देने वाला अकेला एन साइन थीटा बच गया। बारिश वाले दिन म्यू एन कम हो गया, वो कम हो गया, तो अब तुम तेज चलाओगे। दोनों मिलके तुम्हारी हेल्प करते थे। आज एक वीक पड़ गया, फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, कौन हेल्प करेगा? एन साइन थीटा। उसकी अपनी लिमिट है बेचारे की, कितना दे सकता है। और तुम्हारी आदत तेज चलाने की, क्या होगा? क्या होगा तुम्हारे साथ? गिरोगे तुम बाहर की साइड। एक्सीडेंट। और फिर ना ऐसा होता है कि अम, सुना होगा तुम लोगों ने, अरे यार वो मोड़ बहुत खतरनाक है, वहां कुछ है, वहां कोई भूत भूत है, वहां कुछ है, वहां पर बहुत एक्सीडेंट होते हैं, वहां पर एक साल में 5-7 एक्सीडेंट जरूर होते हैं। ऐसा सुना होगा तुम लोगों ने अपने आसपास गाँव में, ऐसा या किसी ऐसे टर्न पर जहाँ जहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ ना हो। भीड़ भाड़ होती है तो वहाँ एक्सीडेंट कम होते हैं ऐसे टर्न के ऊपर, क्योंकि वहाँ लोग अब ट्रैफिक स्लो कर लेते हैं। जो रिमोट एरिया में जहाँ पर ऐसा कुछ हो गया
कि बैंकिंग करना भूल गए और वहाँ रश होता नहीं है, हम जाएंगे फुल स्पीड से वहाँ पर। फिर उस क्योंकि रिमोट एरिया वहाँ आसपास कुछ है भी नहीं, तो कहते हैं वहाँ पर कुछ है, ऐसी ऐसी बातें जुड़ जाती हैं। वो एक्चुअली क्या है कि जिस दिन वो रोड बना था ना, उस दिन उसने कर दी गलती, तो अब वहाँ भूत दिखाई देते हैं सबको कि वहाँ तो बहुत एक्सीडेंट होते हैं। या वहाँ पर म्यूएन, कभी ऐसा हो जाए कि बारिश आ गई आज तुम और हम तेजी में, हम जल्दी से जाएंगे, बारिश आ गई, हमें पता है कि बारिश आ गई तो फ्रिक्शन फोर्स कम हो गया, अब टर्न लेने के लिए हेल्प करता है फ्रिक्शन, वो बेचारा काम कर नहीं पा रहा बारिश की वजह से, म्यू जो रिड्यूस हो जाता है, म्यू रिड्यूस हो गया। अब म्यू जब रिड्यूस हो गया तो फिर एन साइन थीटा तुम्हें इतना फोर्स नहीं दे पाता है कि तुम लोग टर्न ले लो, तो फिर गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एक्सीडेंट जो तुम बोल रहे हो। तो अब मैं इनको कंबाइन करके देखना चाहता हूँ, मैंने अलग अलग तो पढ़ लिया पर कंबाइन में देखना चाहता हूँ, और इसलिए मैंने इसको अलग अलग करके बताया था कि मैं करूंगा क्या। तो अब मैं एक टॉपिक स्टार्ट करता हूँ जिसमें फ्रिक्शन भी है और बैंकिंग ऑफ रोड भी है, और फिर उसमें भी मैक्सिमम स्पीड कितनी है। और ऐसा नहीं है कि तुम धीरे चलोगे तो नहीं गिरोगे, टर्न के ऊपर बहुत धीरे अगर तुम हुए तो भी गिर जाओगे, तो भी गिर जाओगे। बैंकिंग ऑफ रोड का कंपोनेंट इतना ज्यादा हो जाता है कि वो, अब जो तुम्हारा एन साइन थीटा है, अब तुम्हारा रोड तो वैसे हो गया ना, रोड तो क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल, सॉरी इंक्लाइंड हो गया, इंक्लाइंड हो गया तो ऐसे रोड है तुम्हारा, रोड इस तरह का है, रोड जो इस तरह का है, ऐसे है ना कि एक साइड तो अंदर है, ये इनर एज हो गया, ये आउटर एज है, और उसके ऊपर कोई व्हीकल है तुम्हारा, कोई पार्टिकल अगर है तो नीचे आएगा कि नहीं आएगा, नीचे आएगा या नहीं आएगा, ये नीचे यस आएगा। अब ये नीचे आएगा इस तरफ, तो उसकी हेल्प कौन करेगा ताकि ये नीचे ना, तो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। इसके नीचे आने के चांसेस पता है कब है, इसको ऐसे घूमने हैं, इसको ऐसे घूमने हैं ऐसे, इससे नीचे आने के चांसेस कब है पता है क्या, जब उसकी स्पीड कम होती है, तो ये कहते हैं अंदर की साइड गिरता है, ये जब उसकी स्पीड कम होती है तो ये अंदर की साइड गिरने के चांसेस होते हैं, तो बहुत कम स्पीड पर भी हम लोग टर्न नहीं ले सकते हैं, टर्न नहीं ले सकते हैं। एक मिनिमम स्पीड होती है, एक मैक्सिमम स्पीड होती है, मैक्सिमम स्पीड के आइडिया में हुआ, मैंने देखा कि कुछ हाँ है, ऐसे मिनिमम स्पीड भी होगी, जब मिनिमम स्पीड होगी उससे कम तुमने कर दी, तो वो पार्टिकल और बॉडी अंदर की तरफ गिरने की कोशिश करता है, तो फ्रिक्शन फोर्स किस साइड लगेगा फिर, किस साइड, फ्रिक्शन फोर्स किस साइड लगेगा, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ। अगर स्पीड बहुत ज्यादा हुई, ज्यादा अगर स्पीड हुई तो फिर तुम्हें रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा है, एन साइन थीटा के लिए दे नहीं पा रहे हैं, और तेज स्पीड पे सर्कुलर मोशन में बाहर की तरफ गिरते हैं, फिर फ्रिक्शन आएगा, तो फ्रिक्शन तुम्हें बचाने आएगा, किधर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, अंदर की साइड। अंदर की साइड। तो तो दोनों ही केस डिस्कस करेंगे बस, इसके साथ ही क्लास भी इतना ही टाइम है, 15 मिनट बचे हैं। सर डब्ल्यू पावर के लिए बोल रही, पावर ना छोटा, बहुत छोटा टॉपिक है, तुम समझ नहीं रहे, मतलब मेरी एक क्लास नहीं लगेगी उसमें पूरी, मेरे 10 मिनट लगते हैं उसमें, और ये सारे कंसेप्ट एक बार असेंबल कर लूँ ना, तो 5-10 मिनट का काम है सारा, हो रहेगा वो। अगर वो इतना होता तो पहले मैं उसको ही करता ना। तो तुम फोकस करो, अभी सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर दो आज, वर्क पार एनर्जी कंप्लीट करो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था इस बार तुम्हारा सिलेबस ज़्यादा है तो प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा ज़्यादा टाइम दो फिजिक्स को इस बार, नेक्स्ट टाइम शायद एक ही चैप्टर वो मैनेज हो जाएगा। हम लोग बात करने वाले थे कि मिनिमम मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड ऑफ
vehicle while taking turn on a circular track. तो देखिए, पहले मैं मैक्सिमम स्पीड की बात कर लेता हूँ क्योंकि तुम्हें थोड़ा आइडिया है, हम 2-3 केस पर डिस्कस कर चुके हैं। मैक्सिमम स्पीड, उससे ज़्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा स्पीड होगी तो बाहर की तरफ गिरेगा वो। तो इस बार तो भाई देखो दोनों है, बैंकिंग भी की हुई है और फ्रिक्शन भी है, दोनों अपनी कोशिश करेंगे। ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया और रोड को बैंक किया हुआ है, रोड को इस तरह से बैंक किया हुआ है, ये एंगल थीटा है, बैंकिंग एंगल थीटा। ये हमारा व्हीकल है, वर्टिकल डाउनवर्ड एमसी, नॉर्मल रेशियो, ये हमारा सेंटर। फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम स्पीड की बात चल रही है, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगाऊंगा बताओगे जरा? फ्रिक्शन फोर्स अंदर की साइड। अंदर की साइड, पर फ्रिक्शन फोर्स हमेशा सरफेस के अलोंग होता है, टेंजेंट टू द सरफेस। नॉर्मल रेशियो इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल रेशियो, normal relation is perpendicular to the surface and friction force is tangential to the surface। ऐसा हम लोग डे वन से बात करते आ रहे हैं कि टेंजेंट के अलोंग होता है सरफेस फ्रिक्शन फोर्स। तो नॉर्मल देखो सरफेस के परपेंडिकुलर, ये एंगल 90 डिग्री है सरफेस के साथ। और फ्रिक्शन फोर्स, अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए तो फ्रिक्शन फोर्स को मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा, ये ठीक है। यस सर। इसको बाहर निकालो थोड़ा सा, शायद डायनेमिक्स तुम्हें ज़्यादा क्लियर हो। एम जी डाउनवर्ड है, ये नॉर्मल इधर है, ये हॉरिजॉन्टल है तो ये इधर इधर कहीं, ये सेंटर है और फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ है, ये पे, ये वर्टिकल है। ये एंगल फ्रिक्शन फोर्स का एंगल विद हॉरिजॉन्टल देख रहे हो, एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। और फिर हम अपनी उसी स्टेटमेंट पर आते हैं कि रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस अलोंग द रेडियस और परपेंडिकुलर टू इट। तो एम जी देखो ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू द रेडियस है, ये रेडियस लाइन ये होगी, ये अलोंग द सेंटर जो लाइन जाती है टुवर्ड्स द सेंटर वो रेडियस होती है। तो एम जी ठीक है, बाकी कोई ठीक नहीं है। किस किस से कंपोनेंट बनाएंगे? इधर एफ कॉस थीटा डाउनवर्ड, एफ साइन थीटा, नॉर्मल का कंपोनेंट एन कॉस थीटा और नॉर्मल का एक कंपोनेंट एन साइन थीटा। देख रहे हो तुम लोग, रेडियस की तरफ दो कंपोनेंट आ रहे हैं, एन साइन थीटा कंपोनेंट हेल्प कर रहा है प्लस एफ कॉस थीटा हेल्प करता है। दीज आर प्रोवाइडिंग, मतलब ये जो कंपोनेंट है ना, ऐसा ना हो कि कम पड़ जाए। तो मैक्सिमम स्पीड की बात चल रही है तो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। कम पड़ गया तो फिर व्हीकल का टर्न ही नहीं होगा ना, तो गिर ही जाएगा। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं एम वी स्क्वायर आर जो है, इनकी रिक्वायरमेंट ये पूरी करेंगे। इससे ज़्यादा का भी मत करना स्पीड, तो गिरने की चांसेस है। और वर्टिकल में चेक करें तो वर्टिकल में तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स है एन कोस थीटा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी एन कोस थीटा। अब मैं बस मैथमेटिक्स कर रहा हूँ तो तुम म्यू एन थोड़ा ध्यान रखना, स्पीड से करूँगा थोड़ा। तो एफ इज म्यू एन, मैंने सॉरी एन इज एन, ठीक है, एफ इज म्यू एन के इक्वल होता है, फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू एन। उसको इधर ले आते हैं, एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो एन हमारे पास आता है एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये नॉर्मल रेशन की वैल्यू है और ये इक्वेशन हमारी 1 है, ये इक्वेशन 2 है।
इक्वेशन 2 से हमने नॉर्मल रेशन कैलकुलेट किया और यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट फिर से देख लो, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, इक्वेशन 1, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर. Here n sin theta plus friction force is mu n cos theta is greater than mv square by r. n यहाँ से कॉमन ले लिया, sin theta plus mu cos theta is greater than mv square by r. n is mg by cos theta minus mu sin theta into sin theta plus mu cos theta is greater than equal to mv square by r. m से m कैंसिल और यहाँ देखें तो v स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा. v से लेस होना चाहिए हमेशा, तो v इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, v मैक्सिमम इज इक्वल टू, मैक्सिमम का स्क्वायर है तो मैं सीधा लिखता हूँ आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा होल पावर 1/2. अगर मैं कॉस थीटा कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर क्या आएगा, अगर मैंने कॉस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर शायद आएगा म्यू, और यहाँ पर क्या आएगा बताओगे जरा मुझे, यहाँ क्या आ जाएगा साइन थीटा की जगह, यहाँ टेंजेंट थीटा, tan थीटा. और अगर मैं नीचे से भी कॉस कॉमन ले लूं तो आएगा 1 माइनस म्यू टेंजेंट थीटा. डिनोमिनेटर में भी कॉस कॉमन लिया और न्यूमरेटर में भी ले लिया, न्यूमरेटर के कॉस ने डिनोमिनेटर की कॉस को कैंसिल कर दिया, और मैं कैंसिल कर चुका हूँ, मैं यहाँ दिखा नहीं रहा हूँ. ऊपर से भी कॉस कॉमन लिया, नीचे से भी लिया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ऊपर हो गया टेंजेंट थीटा प्लस म्यू, नीचे हो गया 1 माइनस टेंजेंट थीटा म्यू टेंजेंट थीटा, और ये हो गया आर जी म्यू प्लस टेंजेंट थीटा 1 माइनस म्यू टेंजेंट थीटा होल पावर 1/2 is the maximum speed. और जब बैंकिंग ऑफ रॉड नहीं होती तो थीटा की वैल्यू 0 जाती है. व्हेन थीटा इज 0 तो वी मैक्सिमम कितना हो, सब रॉड को बैंक नहीं किया हो, सिर्फ फ्रिक्शन प्रेजेंट है. थीटा 0 टेंजेंट 0 0 और ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, क्या बच गया, क्या बचा, अंडर रूट म्यू आर जी. और यही हमने देखा था, फिर से फ्रिक्शन है तो फिर ये स्पीड होती है मैक्सिमम. व्हेन म्यू इज 0, अब फ्रिक्शन नहीं है, सिर्फ बैंकिंग ऑफ रॉड, तो म्यू जहां जाए वहां पुट कर दो, जहां म्यू है वहां पुट कर दो बस, तो फिर कितना होगा tan थीटा. तो वी मैक्सिमम. ये बैंकिंग ऑफ रॉड का केस था, तो मुझे लगता है तुम्हें समझ आ गया होगा, क्योंकि पहले मैंने सारी बातें की थी, सिर्फ मैंने तो मैथमेटिकल इसको किया है. और ये मैक्सिमम स्पीड आ गई, इससे ज्यादा स्पीड नहीं करनी है, इससे ज्यादा देखो इन जनरल इससे ज्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए. और आगे आते हैं, मिनिमम स्पीड और कैलकुलेट कर लेते हैं. एक स्टेप रिपीट करना है कौन सा ऊपर. कैलकुलेशन है क्या, यस सर. कैलकुलेशन मत पूछो ना, क्यों पूछनी है, पक्का पूछनी है. वो पूरी कैलकुलेशन दोबारा आएगी अभी, तब बताना कहाँ दिक्कत है. यूं कहीं कैलकुलेशन सेम कैलकुलेशन है डीटो, तभी मैं 2 बार तेजी से करता हूँ मैं, ताकि फर्स्ट में कुछ रहेगा तो सेकंड में आ जाएगा. अब देखना दोबारा से, ठीक है. अब बताना कहाँ दिक्कत हुई थी मेरे को, रुक जाऊंगा मैं वहां पर. करें स्टार्ट. यस सर. तो सेम कैलकुलेशन है फिर से, और तुम मुझे बताना कि डिफरेंस क्या है. ये तुम्हारा सर्कुलर टर्न है, ये सर्कुलर टर्न है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये बैंकिंग की एंगल थीटा, ये हमारा व्हीकल mg डाउनवर्ड, नॉर्मल इस तरफ, फ्रिक्शन स्पीड मिनिमम है. ये एन साइन थीटा कंपोनेंट खुद ही इतना है कि इसको ये नीचे की तरफ ना आ जाए, कहीं ये स्लोप के अलोंग मूव करता हुआ नीचे ना आ जाए, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, इसको रोकेगा नीचे जाने से, इधर ना चला जाए कहीं, है ना.
इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग चीजें मूव करना स्टार्ट कर देती हैं, ये कहीं इधर चला गया तो क्या करोगे, कौन बचाएगा इसको, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ आएगा। और फिर मैं इसको यहाँ अगर बनाऊं और यहाँ कहीं सेंटर होगा, ये सेंटर मान लेते हैं, सेंटर है, तो फिर से सेम डायनेमिक्स है, mg नॉर्मल, ये सेंटर वाली लाइन, और फ्रिक्शन तो कुछ ऐसे जा रहा है इस पर, ये फ्रिक्शन, ये थीटा, यहाँ तक सही है ना, यहाँ तक कोई डाउट था क्या? नो सर। एन के कंपोनेंट में लिखता हूं, एन इज एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल ये नहीं है, इस नॉर्मल को इधर लिख देते हैं, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। वर्टिकल पे कोई मोशन नहीं होगा, लिखेंगे हम लोग एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा, डायरेक्ट लिख लो उसका एफ को, एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। वर्टिकल में तो कोई मोशन है ही नहीं, तो लिखेंगे एन कॉस थीटा प्लस, क्या लिखें, एफ को क्या लिख सकते हैं, म्यू एन साइन थीटा, म्यू एन साइन थीटा, एन मैंने कॉमन ले लिया तो म्यू साइन थीटा बच गया, और यहां से एन आ जाता है एम जी बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। यहां तक कोई डाउट था क्या? नो सर। अब देखिए टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस कितने फोर्स हैं, और सारे फोर्स को ऐड कर लो, वेक्टर सम करना होता है हम लोगों को, सारे फोर्स को ऐड करो, और नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर मस्ट बी इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। क्या बाय आर। दैट मींस n sin theta minus f cos theta must be greater than or equal to m v square by r, अदरवाइज ये स्लिप कर जाएगी। तो सेम है, बस जहाँ प्लस आया था वहाँ माइनस आ गया, बस यहाँ पर पिछली बार प्लस, डिनोमिनेटर में पिछली बार नेगेटिव था और न्यूमरेटर में पॉजिटिव था, इस बार न्यूमरेटर में नेगेटिव आ जाएगा, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव आ जाएगा। n sin थीटा माइनस म्यू n, f की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, म्यू n cos थीटा, और n मैंने कॉमन ले लिया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। n की वैल्यू वो है एम जी साइन थीटा माइनस, अब बताइए कौन सा स्टेप था, हो गया क्लियर, इससे आगे है डेबोलिना, सर हो गया क्लियर। बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू आर जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, और हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कॉमन ले लेते हैं, अगर कॉस थीटा तो यहाँ आता है आर जी टेंजेंट थीटा माइनस म्यू डिवाइड बाय 1 प्लस म्यू टेंजेंट थीटा। तो वी मैक्सिमम कितना होगा, वी मैक्सिमम अगर सॉरी वी मिनिमम, इस बार वी मिनिमम ग्रेटर देन होना चाहिए ना, क्या लिखे हम, क्या लिखे। अब तो हमें इसको अपोज करने से बचाना है, ये मैं गड़बड़ कर गया, अपोज करने से बचाना है, तो कम से कम v जो है इस बार ये साइन इसका रिवर्स आएगा, दिस इट मस्ट बी, तो क्योंकि खुद अंदर जा रहा है ये, तुम कम से कम इतना सेंटीमीटर फोर्स, इतनी स्पीड तो रखो कि ये जो नेट फोर्स है इसको कि अलोंग अलोंग ही मूव करना स्टार्ट ना कर दे। v मिनिमम इज इक्वल टू ये आर जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा होल पावर 1/2 is equal to rg tangent theta minus mu divided by 1 plus mu tangent theta होल पावर 1/2। और जब बहुत स्पीड कम होती है उस टाइम जब हम गिरते हैं, इसको बोलते हैं स्लीपिंग।
इसको बोला जाता है स्लीपिंग, कम स्पीड पर। और हाई स्पीड पर या मैक्सिमम स्पीड पर जब होते हैं इसको बोला जाता है स्कीडिंग। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सर्कुलर टर्न के ऊपर एक सेफ स्पीड होती है, सेफ स्पीड कि भाई इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तुम्हें उसके बीच में रहना चाहिए, उसके बीच में रहना चाहिए। तो सेफ स्पीड की बात करते हैं। तो सेफ स्पीड हमें पता है कि v शुड बी लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये मिनिमम थी, ये है आर जी टेन थीटा माइनस म्यू बाई 1 प्लस म्यू टेन थीटा, इससे हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए स्पीड। और आर जी टेंजेंट थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू टेंजेंट थीटा होल पावर 1 बाई, ये इसकी रेंज है, इससे स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी डायनेमिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। एक आध क्वेश्चन में कल प्रैक्टिस करवा दूंगा तुम लोगों को। ठीक है, क्लास का टाइम भी हो गया, अब सेशन ओवर करता हूँ। मैं समझ में आ गया होगा, फाइल शेयर करता हूँ, एक बार सब लिख करके देख लेना जितना भी मैंने आज कराया है। सर्कुलर मोशन की प्रैक्टिस कर लेना, वर्क प्लानर्स भी अपना कंप्लीट कर लेना। कल की क्लास के बाद डाउट क्लास रखेंगे, सैटरडे संडे जो भी टाइम है, सैटरडे संडे 2 दिन। ठीक है, जरूरत पड़ी तो मंडे भी, क्योंकि हमारा 3 o'clock अराउंड पेपर होता है ना, टेस्ट 3 o'clock होता है, तो देख लेंगे। ठीक है, सेशन एंड करता हूँ। Thank you, थैंक sir. यू सर। ओके। थैंक यू सर। Thank you, sir.